नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर थर्ड पेपर और हम बात कर रहे थे अधिगम एवं शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यक्रम की भूमिका की। तो हम लोगों ने बात की थी कि पाठ्यक्रम है वो अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत अपनी भूमिका किस प्रकार निभाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम के द्वारा अधिगम और शिक्षण किस प्रकार प्रभावी बनता है। और यदि कहा जाए कि पाठ्यक्रम के बिना अधिगम और शिक्षण संभव है, तो पाठ्यक्रम के बिना अधिगम और शिक्षण संभव तो है, लेकिन जो क्रमबद्धता है, जो प्रभावशीलता है, वो पाठ्यक्रम के अभाव के अंतर्गत शिक्षण और अधिगम में रहती है। हम लोगों ने बात की थी नवीन शिक्षण विधियों के समावेश की, कि पाठ्यक्रम यदि होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है, तो वहां पर शिक्षण विधियां और प्रविधियां हैं वो पूर्व ही निश्चित होती है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का निर्धारण। क्या तात्पर्य से कि शिक्षण मतलब पढ़ाना, अधिगम मतलब सीखना, सामग्री मतलब जो सहायक सामग्री कक्षा में एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षण कार्य को करवा रहा है उसके लिए उपयोग में लाता है जो अधिगम सामग्री, वो शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। जब पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, पाठ्यक्रम जब निश्चित होता है तो एक अध्यापक कक्षा शिक्षण से पूर्व तैयारी करके जाता है कि पाठ को किस प्रकार पढ़ाना है और कौन कौन से टीचिंग एड्स वगैरह है वो उसे उपयोग में वहां पर लाने हैं। लेकिन ये पाठ्यक्रम नहीं होगा, पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, तो अध्यापक है बिना तैयारी की कक्षा में जाएगा तो वहां पर जो अधिगम सामग्री है उसका निर्धारण नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है, जो पाठ्यक्रम है वो अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री है उसका निर्धारण करता है, उसको निर्धारित करता है कि ये निर्धारित शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा बच्चों को जो शिक्षण कार्य करवाया जाएगा वो प्रभावपूर्ण होगा। अगला बिंदु है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग, तो एक बात है शिक्षण सूत्र ऐसी चीजें जो किसी चीज को बांध कर रखे या फिर जिनके द्वारा किसी चीजों को समझाया जाए। तो एक अध्यापक विषय से संबंधित अपने जो शिक्षण सूत्र है उनका उपयोग अधिगम के अंतर्गत करता है, जो बच्चों को सिखाने के अंतर्गत करता है। और ये सारे सूत्र हैं वो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग निर्धारित किए गए होते हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसके बारे में पूरा विस्तार से जानकारी होती है कि इस उपयुक्त विषय वस्तु को एक अध्यापक निम्न शिक्षण सूत्रों द्वारा बताएगा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है आवश्यकता की पहचान। आवश्यकता की पहचान। अब आवश्यकता, तो यदि बालकों की मानसिक आयु, उनकी जो मतलब कि जो बालक है उसके आयु स्तर योग्यता उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। यदि अब अगर हम बात करें एक कक्षा की, तो वहां पर आप सभी बालकों को ये नहीं कह सकते कि सभी बालक प्रतिभाशाली है, या ये नहीं कहोगे कि सभी बालक औसत है, या ये नहीं कहोगे कि सभी बालक मंद बुद्धि है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो बालकों की स्थिति होती है कक्षा में वो सभी की अलग अलग होती है, उनकी सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। कोई बालक मतलब कि जो उसका आईक्यू लेवल है वो अधिक होता है, यानी कि वो प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आता है, कोई औसत के अंतर्गत आते हैं और कोई मंद बुद्धि या फिर निम्न स्तर के बालक होते हैं। अब उन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रतिभाशाली के लिए कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए कठिन पाठों का समावेश, फिर निम्न पाठों का, मध्यम पाठों का और
देता है। नेक्स्ट है शिक्षण तकनीकी का प्रयोग। शिक्षण तकनीकी का प्रयोग मतलब जब शिक्षण कार्य होता है, आज प्राचीन समय में तो क्या था कि केवल एक व्याख्यान के द्वारा शिक्षण कार्य होता था, अध्यापक है वो कहता था और बालक उनको सुनकर उसका अध्ययन करते थे। लेकिन वर्तमान में जो टेक्निक आई है उनका उपयोग किया जा रहा है, मतलब नई नई तकनीकों के द्वारा बालकों को समझाने का प्रयास किया जाता है। और शिक्षण के अंतर्गत जैसे अगर नई टेक्निक देखें तो ओवरहेड प्रोजेक्टर वगैरह है, इनसे संबंधित शिक्षण कार्य कराया जाता है, वो पीपीटी के माध्यम से पढ़ाता है। तो अलग अलग टेक्निक होती है उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग के प्रोग्राम होते हैं और उन पर आधारित ही शिक्षण बच्चों को कराया जाता है। अगर उदाहरण के लिए तो कंप्यूटरीकृत शिक्षा है वो आज के युग में मतलब कि मोस्ट कहें या फिर के प्रधान मानी जा रही है, मुख्य रूप से अपना कार्य कर रही है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है इसी में उद्देश्य आधारित विषय वस्तु का चयन। उद्देश्य आधारित विषय वस्तु का चयन। अब जो बालकों के लिए विषय वस्तु निश्चित की गई है उनके लिए पूर्व में ही पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ उद्देश्यों का निर्धारण कर दिया जाता है, उन्हीं को आधार मानकर विषय वस्तु का चयन किया जाता है। कि अगर मान लो छोटी कक्षा का बालक है उसके लिए निर्धारित किया गया है कि भाई अगर कोई भी विषय है उससे संबंधित जो निम्न स्तर की जानकारी है बालकों को छोटी कक्षाओं में दी जाती है, उससे संबंधित अगर विस्तारित जानकारी वो बड़ी कक्षाओं में दी जाती है। तो जो विषय वस्तु है उनका छोटी कक्षाओं के लिए जो उद्देश्य हैं वो कम होते हैं और बड़ी कक्षाओं के लिए छोटी कक्षाओं की अपेक्षा वो उद्देश्य अधिक हो जाते हैं। तो उन्हीं को आधार मानकर विषय वस्तु का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है उचित संगठन। उचित संगठन, अब यहाँ पर संगठन की बात करें तो हम विषय उदाहरण के रूप में विषय ले लेते हैं कि छोटी कक्षाओं में 3 विषय, उससे बड़ी कक्षाओं में 4 विषय, फिर 5, 6। इस प्रकार जो विषय है पाठ्यक्रम के अंतर्गत संगठित होते हैं, उससे संबंधित शैक्षिक या शैक्षिक गतिविधियां हैं उनको भी एक संगठित रूप में पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को दिया जाता है, जिससे कि उनका अधिगम बहुत ही प्रभावपूर्ण होता है और टीचर है वो शिक्षण को भी प्रभावशीलता लाते हैं, प्रभावपूर्ण बनाते हैं। अंतिम जो है अधिगम अनुभवों का समावेश। अधिगम अनुभव का समावेश मतलब कि जो अनुभव, अधिगम मतलब सीखना, सीखने से संबंधित जो अनुभव है उनका समावेश पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। मतलब कि जो पाठ्यक्रम है वो एक समय में एक बार तो पाठ्यक्रम बन रहा नहीं है, समय समय पर उनमें बदलाव हो रहे हैं। तो वो बदलाव हो रहे हैं वो किन आधार पर हो रहे हैं? तो दिखती बात है कि जब किसी चीज को अनुभव किया जाएगा कि उसमें अपेक्षा की जाएगी कि ये चीज इससे बेटर हो सकती है, तब उसमें परिवर्तन किया जाता है या फिर उसके नए रूप को समावेश किया जाता है। तो वही बात है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो अधिगम शिक्षण से संबंधित जो अनुभव होते हैं उनका समावेश किया जाता है या फिर उनके अनुभवों को मतलब कि सम्मिलित रूप को उसके अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। तो इससे कि क्या होता है, अधिगम और शिक्षण है, सीखना और सिखाना है, वो बहुत ही प्रभावपूर्ण होता है। तो ये थी हमारे पाठ्यक्रम की भूमिका किसके अंतर्गत, अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत। इन बिंदुओं के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक पाठ्यक्रम है, किस किस रूपों में, हम ये भी कह सकते हैं कि किन किन रूपों में एक पाठ्यक्रम अपनी भूमिका निभाता है अधिगम और शिक्षण को प्रभावी बनाने में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर देंगे पाठ्यक्रमीय क्रियाएं। पाठ्यक्रमीय क्रियाएं
अब दूसरी बात है पढ़ने की क्रम से संबंधित जो क्रियाएं होती है कि जो पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित क्रमानुसार कौन कौन सी क्रियाएं एक अध्यापक कक्षा कक्ष में करवाता है या फिर पाठ्यक्रम में किस प्रकार क्रमानुसार ये सारी क्रियाएं दी होती है। पाठ्यक्रम जो कि अगर हम बात करें विस्तारित रूप से व्यापक रूप से तो वो एक करिकुलम के रूप में माना जाता है और यदि हम अगर एक कक्षा के अंतर्गत उसको संकुचित रूप में लेते हैं तो वो सिलेबस के रूप में आता है। ठीक है, तो सिलेबस यानी कि एक कक्षा के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग सिलेबस की व्यवस्था होती है। तो वो सिलेबस से संबंधित कौन कौन सी क्रियाएं उसमें समाहित रहती है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर बात करें हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया है तो शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र, शैक्षिक दर्शन शास्त्र, शैक्षिक दर्शन शास्त्र, और व्यवहार संबंधी विज्ञान। देखिए अब हम क्रियाओं की जहां बात करते हैं तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और व्यवहार संबंधी विज्ञान को लिया गया है। पाठ्यक्रमिक क्रियाएं जब बनाई जाती है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं बालकों को आप लोगों को करवानी है शिक्षण के माध्यम से और सह शिक्षण के माध्यम से किस प्रकार की जो क्रियाएं करवाएंगे उनके बाद उसके अंतर्गत शैक्षिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और व्यवहार संबंधी विज्ञान को उनको सम्मिलित किया गया है और इसी के आधार पर पाठ्यक्रम का विकास माना जाता है। अब इससे संबंधित कार्य हम देखते हैं, इसके कार्य क्या है, पाठ्यक्रमीय क्रियाओं के क्या कार्य होते हैं। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करना, लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करना, पहला कार्य कौन सा है पाठ्यक्रमिक क्रियाओं का, क्रिया मतलब किसी कार्य को करना, तो इनका क्या कार्य है लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करना जो कि हम भूमिका के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं। फिर है बालकों का संज्ञानात्मक विकास, बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण, बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण, मतलब कि बालकों का ज्ञान से संबंधित जो विकास है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास है, उसके अंतर्गत जो ज्ञान से संबंधित जो सारी क्रियाएं होती है, ठीक है, ज्ञान है, अबोध है, इससे संबंधित जो क्रियाएं होती है उनका पोषण कौन करता है, ये पाठ्यक्रमिक क्रियाएं करती है। और इनका कार्य क्या है कि बालकों का संज्ञानात्मक विकास है वो केवल विकास करके उसको खत्म करना नहीं है, उस विकास का पोषण करना है, उसे बढ़ाना है, ठीक है, तो उसको विकास से संबंधित पोषण करना किसका कार्य है, पाठ्यक्रमिक क्रियाओं का कार्य है। नेक्स्ट है इसी में बालकों के मनोवैज्ञानिक बालकों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य का संवर्धन एवं सामाजिक स्वास्थ्य का
मनोविज्ञान से संबंधित क्या है, बालकों की जो मानसिक स्थिति है और सामाजिक मतलब स्वास्थ्य का क्या बोला है कि जो मनोविज्ञान से संबंधित मानसिक क्रियाएं है, भाई ऐसी कुछ चीजें पाठ्यक्रम में नहीं होनी चाहिए कि बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उन पर गलत प्रभाव पड़े। और सामाजिक, क्योंकि बालक समाज का अंग है, समाज से वो आ रहा है, तो सामाजिक जो भी तथ्यों को पाठ्यक्रम के अंदर समावेश किया जाए वो स्वास्थ्य बालकों के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का संवर्धन करते हो। मतलब कि और अगर हम देखें तो जो भी क्रियाएं उसके अंदर पाठ्यक्रम के अंदर दी गई है वो बालकों के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का संवर्धन करे, उनको बढ़ावा दे, वो अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण करे, उनसे संबंधित गलत जो भावनाएं हैं या गलत तथ्य हैं उनका समावेश पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इनका कार्य क्या है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्वास्थ्य का संवर्धन करना बालकों की पाठ्यक्रम में क्रिया होगा। फिर है अधिगम हेतु व्यवस्था, अधिगम हेतु व्यवस्था। अब जब औपचारिक शिक्षण की हम बात करते हैं, अनौपचारिक में तो कहीं भी बालक किसी भी रूप में अधिगम कर लेता है, उस चीज को सीख लेता है, ठीक है, और वो अपने अंतर्गत उसको अनुभवों के द्वारा उसको ग्रहण कर लेता है। लेकिन जहाँ हम औपचारिक शिक्षण की बात करते हैं कि वहाँ पर विद्यालय है, शिक्षक है, अगर बात करें मानवीय और भौतिक संसाधनों की व्यवस्था होती है ऐसी जगह और फिर शिक्षण कार्य कराता है, वो औपचारिक शिक्षण कहलाता है। तो वही बात है कि जो इन क्रियाओं का क्या कार्य है, अधिगम हेतु व्यवस्था। फिर वो कहे कि सामाजिक वातावरण की बात करें या मानसिक वातावरण सृजित करना, किसी भी प्रकार का जो शिक्षण के लिए उपयोगी वातावरण है उसका सृजन करना एक पाठ्यक्रमिक क्रियाओं का कार्य होता है। फिर नेक्स्ट है विद्यार्थियों शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग। शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग मतलब शिक्षण से संबंधित जो भी स्रोत है जिनके द्वारा शिक्षण को आगे बढ़ाया जा सकता है, शिक्षण का विकास किया जाता है, वो शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग ये पाठ्यक्रमिक क्रियाएं करती है। पाठ्यक्रमिक क्रियाओं का कार्य है इनका उपयोग करना। फिर है विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों का व्यक्तिगत बोध तथा उसके अनुरूप शिक्षण व्यवस्था। अब यहाँ पर व्यक्तिगत बोध से हम क्या कार्य कर लेंगे, व्यक्तिगत मतलब कि यहाँ पर क्योंकि जो आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, ठीक है, आरटी की धारा के तहत आप अब जो सारे विद्यालय हैं वो समावेशी विद्यालय के अंतर्गत आ गए हैं। आप किसी भी बालक को एडमिशन देने से मतलब प्रवेश देने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो वही बात है कि यहाँ पर जब सभी तरह के बालक पढ़ेंगे तो वहाँ पर व्यक्तिगत बोध, किसी की मानसिक, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, शारीरिक समस्या हो सकती है, या फिर किसी को समस्या नहीं होने पर भी कोई कारण ऐसा हो सकता है कि बच्चा किसी चीज को नहीं समझ पा रहा है, तो एक अध्यापक को उन चीजों के बारे में पता लगाना होता है। यदि पाठ्यक्रम ऐसा कठिन बनाया गया है तो एक अध्यापक उस पाठ्यक्रम को कराने में ही लग जाता है, उसे इन सब चीजों का ज्ञान नहीं होता है। तो पाठ्यक्रम क्रियाओं का क्या ज्ञान होना चाहिए, मतलब क्या कार्य है कि वो व्यक्तिगत पर्टिकुलर सभी बच्चों के बारे में वो जानकारी प्राप्त करे और उसी के अनुकूल शिक्षण व्यवस्था करे। तो वो ये कार्य तो अध्यापक का है, लेकिन यदि पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं का समावेश किया गया है कि अध्यापक है वो उन क्रियाओं को करवाने में समय लगा लेता है, मतलब उनका समय उसी में लग जाता है, बालकों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, तो पाठ्यक्रम का ये कार्य है कि जब निर्माण किया जाए पाठ्यक्रम का तब व्यक्तिगत बोध और उसके अनुरूप शिक्षण व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी जाए। नेक्स्ट है 2 बिंदु और वाक्य। इसमें समस्त कार्यक्रमों एवं
बालकों के कार्यों का मूल्यांकन। अब समस्त कार्यक्रमों मतलब कि पाठ्यक्रमिक क्रियाएं हैं, जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो क्रियाएं करवाई जा रही है वो सारे कार्यक्रम और जो बालक इनके माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, मूल्यांकन करना पाठ्यक्रमिक क्रियाओं का कार्य है। अब देखो सपोज किसी कार्यक्रम, अब कार्यक्रम मतलब कि शिक्षण का कार्यक्रम, तो किसी अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो किस प्रकार मूल्यांकन करेगा, किस प्रकार करेगा, तो बच्चों को जो पढ़ा रहा है उससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है, गृह कार्य संबंधित जो कार्य है वो देकर वो अपने शिक्षण का मूल्यांकन करता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। अब अगर हम बालकों के कार्यों का मूल्यांकन की बात करें, अध्यापक तो कैसे पता लगाएगा कि मैंने जो सिखाया वो बच्चों को समझ में आया ही नहीं है, तो वो गृह कार्य और अभ्यास प्रश्न के माध्यम से समझेगा। और विद्यार्थियों को मूल्यांकन कब होगा, जब वो किसी शिक्षक जो चीजें सिखा रहा है उसके माध्यम से वो उनको व्यवहार में लेंगे और व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा उसके माध्यम से उनका मूल्यांकन माना जाएगा। तो जो पाठ्यक्रमिक क्रियाएं हैं वो कार्यक्रम और बालकों के कार्यों का मूल्यांकन भी करने वाली होनी चाहिए। अर्थ है नवीन प्रवृत्तियों का समाचार, नवीन प्रवृत्तियों का समाचार, मतलब कि अब जो नवीन शिक्षण संबंधित जो शिक्षण सूत्र है, शिक्षण विधियां हैं, नई नई टेक्निक है, उनको साथ में लेकर चलने वाला ये क्रियाएं होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने जो पाठ्यक्रम बनाया है वो प्राचीन मतलब जो पूर्व में चल रहा था या फिर पुराना पाठ्यक्रम है उसी को आप लोग दे रहे हो। तो पाठ्यक्रम वो होना चाहिए जो नवीन, उसके नवीन टेक्निक्स है, नवीन विधियां, सूत्र है, शिक्षण सूत्र है, उन सभी का यूज उसके अंतर्गत होना चाहिए। साहचर्य मतलब साथ चलने वाला, मतलब कि मतलब इन सारी प्रवृत्तियों को साथ में लेकर इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इनका क्या कार्य है पाठ्यक्रमिक क्रियाओं का, कि जो नवीन प्रवृत्ति है उनको साथ में लेकर ये चले, ये इनका कार्य है। और अंत में आपको लिखेंगे गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रभावी अध्यापन एवं अधिगम में पाठ्यक्रम की भूमिका को विस्तार से समझेंगे।